नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। ये लेसन का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। नाम से ही पता चल रहा है कि ये लेसन डेमोक्रेसी के बारे में डिटेल बताएगा। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी क्या है, और व्हाई डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। तो फिर इस लेसन को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज इसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले पार्ट का विषय है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। इसमें हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का डेफिनेशन और डेमोक्रेसी के फीचर्स। सबसे पहले डेमोक्रेसी का डेफिनेशन। डेमोक्रेसी वर्ड जो है ना, ये आया है एक ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से। डेमोक्रेशिया ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक मतलब तो आप लोग जानते हैं, ग्रीक मतलब है ग्रीस देश की भाषा। ग्रीक में डेमोस मतलब है पीपल अर्थात जनता, और क्रेशिया का मतलब है रूल, शासन। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या हुआ? रूल बाय द पीपल। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में कहा था, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये बहुत ही मीनिंगफुल बात कही अब्राहम लिंकन ने कि डेमोक्रेसी लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा बनी हुई है, और ये गवर्नमेंट लोगों के लिए है। तो डेमोक्रेसी का सिंपल डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये 1 मार्क क्वेश्चन का आंसर है। 1 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको एक ही सेंटेंस में जवाब लिखना होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन डेमोक्रेसी, या व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, या व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, तो आंसर यही लिखना जो मैंने बोला था। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अच्छा, ये तो हो गया डेफिनेशन। अब होंगे फीचर्स। फीचर्स मतलब है विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। कुछ देशों में डेमोक्रेसी होकर भी डेमोक्रेसी नहीं है। ये लोग कहते तो हैं कि हमारे देश की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। डेमोक्रेसी का रूप उन्होंने अपने तरीके से बदल लिया है। अब्राहम लिंकन ने जो बात कही थी, उन्होंने उसका एक विकृत रूप दे दिया है। उनके देश में डेमोक्रेसी जो है वो ऑफ द पीपल है, OFF ऑफ, मतलब गवर्नमेंट लोगों से परे है, और बाय द पीपल, BUY बाय, खरीदना, मतलब यहाँ रूलर्स जनता को खरीद लेते हैं। एंड फार फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल नहीं, फार फ्रॉम द पीपल मतलब ये लोगों से बहुत दूर है, लोगों की पहुंच से बहुत दूर। तो इस तरह की सरकार वहाँ पर है। एक्चुअल डेमोक्रेसी है या नहीं, ये जानने के लिए हमें इसके फीचर्स को जानना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं एक कहानी से, पाकिस्तान की कहानी। पाकिस्तान में क्या हुआ था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप के द्वारा डेमोक्रेसी हटा दी और अपने आप को देश का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया, और फिर वो प्रेसिडेंट बन गया। उसके बाद उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, मतलब चेंज किया। न्यू लॉ के अनुसार प्रेसिडेंट नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता था।
सिविलियन कैबिनेट के काम को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सुपरवाइज करता था। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उस काउंसिल में ज़्यादातर लोग मिलिट्री ऑफिसर्स थे। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन तो हुआ नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज में, लेकिन जो पॉपुलर वोट के द्वारा चुने गए इलेक्टेड रूलर्स थे वे रियल रूलर्स नहीं थे। उनके हाथ में फाइनल डिसीजन लेने का पावर नहीं था। तो फाइनल डिसीजन लेने का पावर किसके हाथ में था? फाइनल पावर था मिलिट्री ऑफिशियल्स और जनरल मुशर्रफ के हाथ में, जो कि इलेक्टेड नहीं थे। इस तरह की गवर्नमेंट कुछ देशों में होती है। वहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्टेड पार्लियामेंट होता है, लेकिन गवर्नमेंट का रियल पावर उनके हाथ में नहीं होता। रियल पावर जिनके हाथ में होता है वे लोग जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते। तो इसको हम क्या कहेंगे? पीपल्स रूल कहेंगे? नहीं, नहीं कहेंगे। यहाँ आता है डेमोक्रेसी का पहला फीचर, द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। वो क्या? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, अच्छा, अब थोड़ा चाइना घुमाते हैं। चाइना में हर 5 साल में इलेक्शन होता है, हर 5 साल में। यहाँ पर देश का पार्लियामेंट इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन होता है। चाइना के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? चाइना के पार्लियामेंट का क्या नाम है? क्वांगुओ रेनमिन डाइबियाओ दहुई। बड़ा कठिन नाम है, चाइनीज लैंग्वेज है ये, इजी नाम देखते हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, हाँ ये सही है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस देश के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है। इसमें पूरे चाइना से 3000 इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, लेकिन सभी कैंडिडेट को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता है। यहाँ छोटी छोटी 8 पार्टीज होती है जो कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। मेक्सिको को देख लो। मेक्सिको कहाँ पर है? सेंट्रल अमेरिका में। मेक्सिको में हर 6 साल में इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। मेक्सिको को आज़ादी मिली थी 1930 में, 1930। तब से लेकर 2000 तक PRI पार्टी ही जीतती चली आई। PRI मतलब इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी उल्टा हो गया ना? हाँ, ऐसा ही है। PRI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। मेक्सिको में ऑपोजिशन पार्टी कभी भी जीत नहीं पाती। क्यों? PRI गंदा ट्रिक्स जो खेलता था। कैसे? सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फोर्स किया जाता था कि पार्टी मीटिंग अटेंड करोगे। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि PRI को ही वोट करना है। मीडिया हमेशा देश में ऑपोजिशन पार्टी की बुराई करता था और ऑपोजिशन पार्टी की अच्छाइयों को छुपाता था और PRI की कमियों को छुपाता था और अच्छाइयों को बताता था। तो लोगों को रियलिटी पता नहीं चलती थी। पोलिंग बूथ को लास्ट मोमेंट में ऐसी जगह शिफ्ट कर देते थे कि लोग वहां पहुंच ही ना पाए। और PRI इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती थी। मेक्सिको और चाइना की बातें सुनकर कैसा लग रहा है? क्या ये फेयर इलेक्शन है? ऐसे इलेक्शन में तो दूसरी पार्टी कभी भी जीत नहीं सकती। तो यहाँ आता है
सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वो क्या? अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं सऊदी अरबिया, एस्टोनिया और फिजी को। पहले सऊदी अरबिया। 2015 तक सऊदी अरबिया में वुमेन को वोट देने का राइट नहीं था। एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी हैं उनको वोटिंग राइट मिलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिजी में क्या होता है? फिजी में दो प्रकार के लोग रहते हैं, इंडिजिनस फिजी और इंडियन फिजी। इंडिजिनस फिजी का मतलब है शुरू से वहाँ जो रहने वाला है, उसके वोट का वैल्यू एक इंडियन फिजी के वोट से ज़्यादा होता है। तो यहाँ आता है डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार मिलेगा, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार मिलेगा और सभी के वोट का इक्वल वैल्यू होगा। लास्ट में हम देखते हैं जिम्बाब्वे में क्या हुआ था। जिम्बाब्वे कहाँ पर है? हाँ, अफ्रीका में है। जिम्बाब्वे में पॉपुलर वोट के द्वारा प्रेसिडेंट बना तो था, लेकिन उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर बन गया। देश की जनता के लिए बेसिक राइट जैसा कुछ भी अलाउड नहीं है। ना आज़ादी से बोलना, ना आज़ादी से सोचना, एसोसिएशन बनाना भी मना है। स्ट्राइक इलीगल कर दिया। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जैसा कुछ नहीं है। जजेस वही जजमेंट देगा जैसा प्रेसिडेंट चाहेगा। लोग भरोसा करे तो किस पर करे, न्याय मांगे तो किससे मांगे? तो यहाँ हमें मिलेगा डेमोक्रेसी का फोर्थ और फाइनल फीचर। वो क्या है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विदिन द लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। तो बच्चों, डेमोक्रेसी के कितने फीचर्स डिस्कस हुए? 4 फीचर्स। एक बार दोहरा लेते हैं, है ना? फर्स्ट फीचर, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। सेकेंड फीचर, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। थर्ड फीचर, 1 person 1 vote 1 value. And fourth feature, a democratic government rules within limits set by constitutional law and citizens' rights. ये चारों फीचर्स होंगे तो ही कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करना। कोई सुझाव हो तो बताना। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर देना। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।